गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा पिछले क्लास में मैंने आपको समास पढ़ाया था। ये नया आपका चैप्टर था और इसमें मैंने आपको पीछे समास विग्रह तक मैंने आपको इसमें बताया था। अब इसी में बेटा हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि समास के भेद, यानी यहाँ पर आपको बताया गया है समास के भेद, यानी समास के भेद चार होते हैं, यानी समास के चार भेद होते हैं। का है पहला जो है तत्पुरुष समास, खा अवयवी भाव समास, गा द्वंद्व समास और घा बहुव्रीहि समास। यानी ये चार प्रकार के समास आपको बताए गए हैं। तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब इसमें का जो है हमारा आता है तत्पुरुष समास की परिभाषा। अब देखिए इसकी परिभाषा यहाँ पे है, जिस समास में दूसरा अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारा शब्द बनता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। यहाँ पर उत्तर पद के बारे में बताया है कि दूसरा या उत्तर पद जो है प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं देशवासी, यानी इसमें आप देखेंगे देश का वासी, यानी देश का वासी जो है ये क्या है, तत्पुरुष समास है, यानी ये उत्तर पद है, ये आपका तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से बेटा आपको आगे बताया गया है समास के विभक्ति, यानी समास के विभक्ति जिनका प्रयोग जो है यहाँ पर जो है विग्रह करते समय आप जो प्रयोग करते हैं ये जो है यहाँ पर बताए गए हैं विभक्ति। और ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि किसका कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, जिससे आपकी समझ में आता है कि ये कौन सा समास है। पहला कर्म की विभक्ति, यानी इसमें को आता है। दूसरा करण की विभक्ति, इसमें से या के द्वारा इसको हम लिखते हैं। तीसरा संप्रदान की विभक्ति, इसमें के लिए, संप्रदान की विभक्ति में के लिए आता है। चौथा अपादान की विभक्ति, अपादान की विभक्ति में से आता है। पांचवा संबंध की विभक्ति, यानी संबंध की विभक्ति का के की आता है। संबंध की विभक्ति के लिए यानी किसी का किसी से संबंध जब हो वहाँ पे का, के और की आता है। छठा है अधिकरण की विभक्ति, यानी अधिकरण की विभक्ति में और पर इसका प्रयोग जो है किया जाता है। अब इसमें नंबर एक आप देखेंगे तत्पुरुष समास के उपभेद, यानी पहला जो है आपका तत्पुरुष समास जिसे हम देख रहे हैं उसके जो भेद हैं उनको बताया गया है, उपभेदों को। और यहाँ पर बताया है तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, यानी तत्पुरुष समास के दो उपभेद बताए गए हैं। पहला है द्विगु समास और दूसरा है कर्मधारय समास, यानी पहला द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास। अब यहाँ पे पहला आपको बताएंगे द्विगु समास की परिभाषा, यानी द्विगु समास जो है कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कैसे इसका प्रयोग समास में होता है। जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दिया गया है बेटा कि जो समास का पहला पद यानी पूर्व पद है अगर संख्यावाची विशेषण हो, कैसा हो, संख्यावाची विशेषण हो, और उत्तर पद जो हो विशेष्य हो, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे आपको उदाहरण में बताया गया है त्रिभुज, त्रिभुज को अगर आप देखेंगे तो पहला होगा त्रि और दूसरा होगा भुज। त्रि माने तीन, तीन भुजाओं वाला, यानी त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं वाला। तो यहाँ पे आपका पहला संख्यावाची है तीन, ठीक है, त्रि का मतलब तीन, इसलिए ये क्या हुआ त्रिभुज, ये द्विगु समास हुआ। अब इसके बाद बेटा हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका खा आता है कर्मधारय समास की परिभाषा, यानी कर्मधारय समास की परिभाषा आपको यहाँ बताई गई है। जिस समस्त पद का
पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर बताया गया है कि समस्त पद का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। वहाँ पर आप या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उपमान और उपमेय। उपमान का मतलब है पूर्व पद और उपमेय का मतलब है उत्तर पद। इनमें संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ये आपको समझना है, ठीक है। उपमेय और उपमान आपने अपनी पीछे की क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो हम आपको आगे इसको बताएंगे कि इनको क्या कहते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ जैसे आपको दिया है समस्त पद है, में आपका आता है नील गाय। इसका विग्रह जब आप करेंगे तो यहाँ आएगा नीली है जो गाय, यानी नीली है जो गाय। नील गाय का यहाँ पे आप विग्रह करेंगे तो नीली है जो गाय। दूसरा चंद्रमुख का जब आप विग्रह करेंगे तो चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पे के आ गया। देखिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर चंद्रमा के समान मुख बताया गया है, जिसका आप समस्त पद में अगर देखें तो ये होता है चंद्रमुख। तो इस प्रकार से बेटा आपका ये बताया गया है कि तत्पुरुष समास के अंदर उसके दो उपभेद होते हैं और दो उपभेदों को किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बेटा, तो आज का आपका होमवर्क ये है कि इन सारी परिभाषाओं को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उनको अपनी कॉपी पर इसी तरीके से आपको एक के बाद एक उतारना है। यही आपका आज का होमवर्क है।